कि जिसे भी हो जिसे भी हो गई हासिल अताए ताजुद्दीन, जिसे भी हो गई हासिल अताए सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुतवल्ली विंग का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते आज मैं एक छोटा सा यहाँ प्रोग्राम करे हैं। ये अपने कौम के मतलब ये ऐसा आ जाता है कि अपना वक्फ की प्रॉपर्टी है और अपना मदरसा है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, खानका है, और जो वक्फ के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के चले गए तो उसको कस्टोडियन ऑफ एनिमी के प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसकी हिफाजत के लिए ये प्रोग्राम आकर रखा है। तो मैं तिलावत कलाम पर से कारी साहब को कहूँगा आगाज करूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। वल्अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। फफ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम वलियों का हिंदुस्तान के नामवर वली जो है और उनका भी उर्स मनाया गया, जिसमें शहंशाह अब्द-ए-अक़लीम मैया सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन और साबिर के कलियरी साहब का और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और भी वलियों का उर्स मनाया गया है। हमने उसी के मद्देनजर मौक़िफ़ रखते हुए ये कौम की फैल बहबूदी के लिए एक छोटा सा जो अपना ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग का प्रोग्राम रखे हैं। तो आप लोगों से मेरी आजिज़ाना मुद्दबाना गुजारिश है कि ये प्रोग्राम को सिस्टम से देखें और अदब तहज़ीब से सुने कि हुब्बे नबी का जाम पिलाया सिमना के शहजादे ने, सिमना के शहजादे ने हुब्बे नबी का जाम पिलाया सिमना के शहजादे ने, सिमना के शहजादे ने कि हुब्बे नबी का जाम पिलाया सिमना के शहजादे ने, सिमना के शहजादे ने कि गौस पिया से कि गौस पिया से हमको मिलाया सिमना के शहजादे ने, सिमना के शहजादे ने। और कोई मुहद्दिस कोई मुज़फ्फर और कोई सरकार कला और कोई सरकार कला कि कोई मुहद्दिस कोई मुज़फ्फर और कोई सरकार कला और कोई सरकार कला कि कैसा कैसा कि कैसा कैसा फूल खिलाया
सिमना के शहजादे ने, सिमना के शहजादे ने। और मक्ता देखें कि बीच भंवर में कश्ती मेरी, जब भी फंसी है ऐ बिस्मिल, जब भी फंसी है ऐ बिस्मिल। कि बीच भंवर में कश्ती मेरी, जब भी फंसी है ऐ बिस्मिल, जब भी फंसी है ऐ बिस्मिल। कि आह के उसको, कि आह के उसको पार लगाया सिमना के शहजादे ने, सिमना के शहजादे ने। कि हुब्ब नबी का जाम पिलाया सिमना के शहजादे ने, सिमना के शहजादे ने। आइए हजरात, बड़ी तेजी के साथ बगैर किसी लम्हे ताखिर के मैं आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए माइक पर आवाज़ दे रहा हूँ। बुलबुल बाग़े रज़ा, तोतिए चमनिस्तान रज़ा, मद्दाह रसूल, सनाखान रसूल, बाग़ तैयबा के फूल जनाब हाफिज़ मोहम्मद शफीक रज़ा साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ। बस दो मिसरे के साथ के अपनी ही खूह में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। और बोले शब्बीर की जितना भी बढ़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। माइक पर मद्दाए रसूल जनाब हाफिज शफीक रज़ा। है तेरा, है तेरा करम जो सब पर, है तेरा करम जो सब पर। ऐ मेरे ताज वाले, है तेरा करम जो सब पर, है तेरा करम जो सब पर। ऐ मेरे ताज वाले, नजरे करम हो मुझ पर, नजरे करम हो हम पर। ऐ मेरे ताज वाले, है तेरा करम जो सब पर। तेरे दर का हूँ सुआली, मेरी झोली है ये खाली। तेरे दर का हूँ सुआली, तेरे दर का हूँ सुआली। मेरी झोली है ये खाली, सदका मिले ऐ आली, सदका मिले ऐ आली। ऐ मेरे ताज वाले, नजरे करम हो मुझ पर। और आशिक है रिज़वा तेरा, है गले में पाता तेरा। आशिक है रिज़वा तेरा, के आशिक है रिज़वा तेरा।
सग ये तेरा, बन दर का सग ये तेरा, ऐ मेरे ताज वाले नजरे करम हो सब पर, ऐ मेरे ताज वाले नजरे करम हो मुझ पर। मनक़बत शहंशाह हफ्ते अकलीम ताजुल मिल्लत वद्दीन हुज़ूर सैयदना बाबा ताजुद्दीन समात कर रहे थे। शायर कहता है कि अली कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं, अली कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं, सेना की नोक पे कुरान वही सुनाते हैं। अली कलामे इलाही जिसे पढ़ाते हैं, सीना की नोक पे कुरान वही सुनाते हैं। और इसी से जान लो कि करबल में जीत किसकी हुई, इसी से जान लो कि करबल में जीत किसकी हुई। यजीद रोता है शब्बीर मुस्कुराते हैं। आइए हजरात, शहर नागपुर में सनाखानी के समंदर में बैठकर अपनी आवाज़ की कश्ती पर सफ़र करने वाला वो कीमती लहजा, वो आफाकी लहजा, वो इनकलाबी लहजा जिन्हें हम और आप अंदलीब गुलशन रिसालत तूतिए बाग़ी नबूवत जनाब कारी रईस चंद का पूरी साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं। आइए मैं बगैर किसी लम्हे ताखीर के मैं माइक पर आवाज़ दूंगा कि आएँ और आकाए करीम अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह में खिराज मंजूम पेश करें। कि जिसे भी हो जिसे भी हो गई हासिल अताए ताजुद्दीन, जिसे भी हो गई हासिल अताए ताजुद्दीन, जिसे भी हो गई हासिल अताए ताजुद्दीन, नसीब वाला हुआ वो गदाए ताजुद्दीन, नसीब वाला हुआ वो गदाए के बरोज़ हश्र तुम्हें काम आएगी निस्बत, बरोज़ हश्र तुम्हें काम आएगी निस्बत, तो संभाल रखो दिलों में वफ़ाए ताजुद्दीन, संभाल रखो दिलों में वफ़ाए ताजुद्दीन। और ज़हे नसीब हमें मिल गई गदाई है, ज़हे नसीब हमें मिल गई गदाई है, क्योंकि नसीब वालों को मिलती है, नसीब वालों को मिलती गदाए ताजुद्दीन, नसीब वालों को मिलती गदाए
नसीब वालों को मिलती गदाए ताजुद्दीन। के हो जी बच्चे हमारे नशा नहीं करते, के हो जी बच्चे हमारे नशा नहीं करते। यही तो भाग गई सबको अदाए ताजुद्दीन। सभी को भाग गई है ये अदाए ताजुद्दीन। कि खुदा ने खूब नवाजा है दस्तगीरी को, खुदा ने खूब नवाजा है दस्तगीरी को। किनारे रंजी की कश्ती लगाए ताजुद्दीन, और संभाल रखो दिलों में अदाए ताजुद्दीन। ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड के जो हमारे महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है अपने कमाल अंसारी साहब भी आ गए हैं और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है। और इनके एक ताल्लुक मैं करा दूं, ये पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, वॉलंटियर रिटायरमेंट, और ये लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए में तो जोरदार तालियां बजाइए तो ज़्यादा बेहतर है। गवर्नमेंट सर्वेंट छोड़कर ये कौम खिदमत के लिए तैयार हो गए। और उसी तरीके से हमारे राजू चौहान साहब जो सामने बैठे हैं, ये अपना ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग सूफी संघ के विदर्भ के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। और हमारे जहाँ पर ये प्रोग्राम अरेंज किए हैं जिन्होंने, वो एडवोकेट फातिमा पठान ऑल इंडिया उलमा बोर्ड विदर्भ के लीगल जो प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है, ये भी सामने बैठे हैं। और नागपुर शहर की जो महिला अध्यक्ष है वो तैमीना खान भी सामने बैठी है, उनका भी स्वागत करिए। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि अब आगे का जो प्रोसेस है, हमारे एडवोकेट फातिमा पठान जो लीगल एडवाइजर है, वो कुछ लोगों को बताएंगी, जैसे नक्शा मुक्ति, वक्फ की प्रॉपर्टियाँ, मस्जिद, मदारिस, उसके बारे में मेरे से ज़्यादा, क्योंकि वो लीगल तरीके से वो बताएंगी। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब है जो महाराष्ट्र, वो 2 मिनट अपना बताएंगे लोगों को, फिर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सोहेल भाई की खासियत है कि लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत से नवाजते हैं लोग। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के तरफ से ये काम जो बहुत दिनों से ही चालू है, आज पहली बार हम सबकी मुलाकात एक दूसरे से हुई है। लेकिन इस उलेमा बोर्ड का नाम कोई छोटा नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम है। और मुसलमानों के लिए इस बोर्ड के नीचे अगर हम काम करते हैं तो सच में हम एक दीन की खिदमत को जो है वो अंजाम दे सकते हैं। आज मतलब एक वकील होने के नाते नहीं, एक कॉमन आदमी होने के नाते, एक कॉमन व्यक्ति होने के नाते, मैं जाफर नगर से ज़ियारत के लिए जब जाती हूँ ताजुद्दीन औलिया के दरबार पे, वहाँ जाते तक ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, सारी चीजें लगे दिखती है, लेकिन उसके अंदर हमारे एजेंडा मिसिंग दिखते हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं? एजेंडा मतलब हम वो हमारा मकसद क्या है? मतलब आप ताजुद्दीन सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, लोगों को खिदमत किया, कई लोगों को रुजू करवाया, इस्लाम की तरफ रुजू कराया उसका। लेकिन जब आप उस पोस्टर को देखते हैं, ये मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपसे मतलब डिस्कस कर रही हूँ, कि जब हम उस पोस्टर को देखते हैं, आप सबने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर होते हैं और बड़े बड़े पोस्टर में बड़ी बड़ी फोटो होती है। मैडम हंस रही है, मेरे ऑब्जर्वेशन से। ऐसी चीजों को देखने के बाद आप सोचते हैं कि ये हमारी जो कौम है, ये कितनी दिशाहीन कौम है।
वो जो आप बोर्ड पोस्टर पढ़ते हैं, संदल कमेटी इस्तेकबाल करती है, उसमें बहुत सारे नाम, बहुत सारे फोटो, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी जो कौम का जो एजेंडा है ये क्या है? केवल पोस्टर बनाना, केवल नाम लिखाना, यही हमारा एजेंडा रह गया है? या फिर हमारे नाम के आगे भाई, हमारे लाला भाई, ना ये भाई वो भाई, हम क्या कर रहे हैं? यानी एक मुझे, मैं अपने नजरिए से देखती हूँ तो मुझे ये कौम गुमराह लगती है। हम इतने सारे पोस्टर बैनर देखते हैं, लेकिन हमारे कौम का एजेंडा क्या है? हमारी कौम का एजेंडा क्या है? ये अभी तक क्लियर नहीं होता उसको। यानी हमने बाबा बाबा ताजुद्दीन साहब को हमने वो इज्जत देने के लिए लगाया है, या उनके नाम को आगे करके हमारे नाम को आगे करने लगाया है? हम कौन है? मतलब ताजुद्दीन सरकार किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी बोर्ड के मोहताज नहीं है। उन्होंने वो काम करे हैं, उन्होंने वो काम करे हैं। मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन, आप मेरी बात से सहमत है तो मैं आगे, क्योंकि इत्तेफाक अगर मेरे बात से रखेंगे तो उस बैनर पोस्टर को जब मैं देखती हूँ तो मुझे मेरी जो कौम है वो बहुत गुमराह नजर आती है। यहाँ हमारे कौम में गुमराही नजर आती है कि उस बैनर पोस्टर का कोई एजेंडा नहीं है। उसी तरह हमारी अपनी कौम का भी कोई एजेंडा नहीं है। हमारी कौम को किसी ने भी बोल दिया, हर जगह हमारी कौम को एंटी बीजेपी कहलाना है। जहाँ बीजेपी को गाली बकनी है वहां हम सीना तान के खड़े हैं। ठीक है? क्यों? जब बीजेपी ने 1500 बांटे तब हम तो सीना सीना ढक कर खड़े थे कि भैया हमारा भी कर लो। फिर हमने क्यों नहीं कहा कि ये बीजेपी की है, हम नहीं लेंगे? जहां पर भी इससे होता क्या है, ऐसी चीजों से होता क्या है, ऐसी चीजों से हम और गुमराही की तरफ चले जाते हैं, और हम नेशन को देने की बजाय नेशन हमसे लेने लगता है। हमारी भीड़ जिस तरफ बढ़ने लगती है, चौहान साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात सुन के, जरूर जहां पर बीजेपी को गाली देने की बारी आएगी, हमारे अंदर में 90% लोगों का ईमान जाग जाता है। अरे भाई क्यों? क्यों जाग गया? क्या बीजेपी सरकार में हम सांस नहीं ले पा रहे? क्या काम नहीं कर पा रहे? हमारे मेन मुद्दे बीजेपी सरकार आए या कांग्रेस सरकार, और जब कांग्रेस थी तो क्या हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, या हम पूरे के पूरे सर्विस याफ्ता हो गए थे? या बीजेपी सरकार आई तो हमारी सर्विसेज में आना बंद हो गया? मुझे लगता है 2019 से लेके 2024 तक का डेटा जब मैंने स्टडी किया, सबसे ज्यादा लोग आईएएस ऑफिस के लिए, आईपीएस के लिए, जो यूपीएससी बोलते हैं, वो क्वालिफाई करे। ये मैं डेटा से बात कर रही हूँ। फिर हमें यहाँ पे, हम हर जगह एंटी बीजेपी एंगल कब तक निकालेंगे? हमारी कमियों को छुपाने के लिए हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ रही है। रेदर मैं ये कहूँ, अगर आप मेरी बात से सहमत है, ठीक है, हम हर जगह ये देखते हैं कि कहाँ हम कहाँ बच सकते हैं। आप जब तक अपना भला हम खुद नहीं करना चाहेंगे, हमारा भला नहीं हो सकता। फिर से मैं एक डेटा से आपसे उठा के बात कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले पीटासूर में मानकापुर पुलिस स्टेशन के से साहब लोग भी थे, अब में से कुछ लोग थे। बहुत बड़ा एक नो टू ड्रग्स का प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर में मुसलमानों में से 5 लोग भी मौजूद नहीं थे। जिसने भी वो प्रोग्राम रखा, वो प्रोग्राम बकायदा एक बड़े से हॉल में रखा गया। जिसने भी वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वहां पे मतलब इंतजामात की हो या अच्छे से अच्छे लॉन को अरेंज करने की। लेकिन हम में से कोई भी नहीं आया, सिर्फ 4 या 5 लोग थे। जब पीआई साहब आए तो ये सोचकर आए थे कि कम से कम 50 लोग तो हो गए। इतने बड़े पीटासूर में क्या कोई गांजा नहीं पी रहा? क्या कोई घर गांजे से परेशान नहीं था? होंगे, लेकिन हमें नहीं आना, क्योंकि ये तो है नहीं। अगर हम वहीं पर ही बीजेपी को गाली बकने का सेशन रखते तो वहां पे क्या होता? फिर तो हमें वो शैतान नजर आता और हम कंकर 2-4 हाथ में उठा के मारने पहुंच जाते। तो हम हमारी कमियों को छुपाने के लिए कब तक? बीजेपी आपकी एंटी वाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी सबसे ज्यादा मुसलमानों को सुधारने का काम कर रही है। अगर आप देखें, मुसलमानों को सुधारने का काम कर रही है। आप बहुत सारी बार देखिए कि बहुत सारे जो चीजें हो रही है, हमें सिखाई जा रही है, आप ऐसे कर रहे थे तो ऐसा हो रहा है, अब आप ऐसे करिए। तो हमारे लिए
कहीं ना कहीं जो भी चीज नेगेटिव होती है हम उसमें से और नेगेटिव की तलाश करते हैं। हमारी कौम पॉजिटिव की तलाश ही नहीं करती। मैं आपको दूसरा डेटा बताऊंगी, हमारी कौम बात ही नहीं करना चाहती गांजे के व्यापारियों के लिए, ड्रग्स के व्यापारियों के लिए। मैं वकील हूँ, जब डग्गे में भर के मुसलमान लोग आते हैं और पता चलता है कि ये खाते हुए पकड़े गए, ये बेचते हुए पकड़े गए, आपको जान के हैरत होंगी कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। कुछ दिनों पहले मैं जेल गई किसी काम से, कुछ दिनों पहले मैं काम से जेल गई। मैंने देखा काफी सारी नकाबपोश महिलाएं वहां बैठी है, बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कहा आप बच्चों को क्यों लेके आए? बोले उनके अब्बा अंदर है ना, उनके अरे तो अब्बा और भाई अंदर है तो ये पिकनिक स्पॉट है क्या? ये हमारा सिविल सेंस है, ये हमारा सिविक सेंस है। जो बच्चा अभी स्कूल जा रहा है, जिसे जेल के मायने भी नहीं पता, वो बच्चा जेल के प्रीमाइसेस में आराम से घूम रहा है और उसके लिए उसके दोस्तों में ये गर्व की बात हो रही है कि मेरे अब्बा तो अंदर है और मेरे मम्मा तो अंदर है। ठीक है, तो दिस इज दी थिंग एंड दिस इज अ रियल थिंग। आपको शर्म आ जाएगी कभी, आप मेरे बताए हुए पे नहीं, 8 बजे से मुलाकात शुरू होती है, दिन भर जाइएगा, मेरा बताया वो ऑब्जर्वेशन देखिएगा, आप बोलोगे नहीं फातिमा मैडम जो कह रही थी ना वो सही है। बीजेपी की कोई स्कीम आने दो ना जहाँ पे आपको फ्री में कुछ मिल रहा है, वहां हमारी पॉपुलेशन देखो आप। अभी एसआईआर आ रहा है, हर बूथ पे मुस्लिम्स आर मोर, सब बूथ पे पूरे डॉक्यूमेंट नक्की करके लाना है। अब्बा तुम काम पे लग जाओ, जो एजेड अब्बा है घर पे वो सब काम पे लगे हुए है, बहू बेटों के सबके वो ले जा के बेचारे वो काम करवा रहे हैं। ठीक है, हमारा ये राशन कार्ड सबसे ज्यादा किसके पास है? अपनी कौम के। यानी आप ये सोचो कि हमारी जो कौम है वो एजुकेटेड है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, नागपुर की भाषा में बोलते हैं शाइनी है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक नंबर शाइनी है, उसको पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, बराबर वो सारे डॉक्यूमेंट उसके पास मिलेंगे, कौन से स्कीम में नाम डालना है वो सारे चीजें मिलेंगी। लेकिन एक चीज समझ में क्यों नहीं आ रही कि जब तक हम एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम, ये कितने दिन तक चलता रहेगा? अब्दुल पंचर बनाता है, ये जो चीजें आई है, अब्दुल तो पुलिस में भी है, अभी आपने देखा साहब पुलिस में भी है, मैं वकील भी हूँ, तो क्या सिर्फ अब्दुल पंचर बना रहा है? नहीं, अब्दुल सिर्फ पंचर तो नहीं बना रहा। हमारा कहाँ पर हमारी हमारे यहाँ पे इस्लाम में इतनी सारी चीजें हैं, हमारे यहाँ पे जक़ात का फंडा है, हमारा जक़ात कहा जाता है वो एक अलग विषय है, कौन किसको देता है वो अलग विषय है। लेकिन हमारे जो हमारी जो इकोनॉमी है, हम लोग डेली वाले, हम कोई गवर्नमेंट के ऊपर पलने वाले लोग नहीं है, हम अपनी मेहनत करते हैं, तिजारत, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और हम सब तिजारत में लगे रहते हैं। सुबह कमाए, शाम को डाव डाले और रात को सो गए, है ना? मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, 90% यही चीज चल रहा है। लोग कहते हैं मुसलमान का सौदा 9 के 14, दिन भर लगे हैं मुसलमान लोग कि कहाँ से क्या डाव फिट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टडी बिजनेस की बात कोई नहीं करता, हमारे यहाँ नए स्टार्टअप की कमी है, हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, हमारे यहाँ हर चीज की कमी है। लेकिन हमारे यहाँ पर अक्ल भरपूर है, अक्ल भरपूर है। आज हम सब इतने सारे लोग हुए, हो सकता है हम सब एक जैसे दिमाग रखते हो, एक जैसा सोचते हो। आज एक बोर्ड के तहत, आज एक छत के तहत, ये उलेमा, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जो है, ये एक छत है, बड़ा सा एक छाता है, इस छाते के नीचे हम सब लोग खड़े हैं। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसका मतलब है कि कुछ अच्छी चीज हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। आज हमें तो मालूम नहीं था, देखो बीजेपी गवर्नमेंट, ये राज हमें कांग्रेस ने छुपा के रखा था। मैं कोई बीजेपी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, अच्छी अच्छी चीजें समझती हूँ। कांग्रेस ने हमसे ये सत्य ही छुपा के रखा कि हम इतने अमीर थे, नहीं तो हमें तो लगता था कि सच में अब्दुल पंचर ही बनाता है। मुस्कुराइए, ठीक है। हमसे तो कांग्रेस ने इतना बड़ा चीज छुपा के रखी गई थी कि हम इतने अमीर हैं। आज ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है, किसी को पता था क्या? मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने भी जब ये सब बवाल होने लगा और पढ़ने लगे तो पता चला। अभी इसके पहले जब कांग्रेस का राज था, हमें मालूम था कि हम इतने अमीर लोग हैं, हमारी कौम इतनी अमीर है। नहीं, हमारी आंखें खोली। फिर मैं कहती हूँ कि बीजेपी एंटी मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं है।
आज बच्चे बच्चे को पता तो चला कि मुसलमानों के पास रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास है, नहीं तो हमारे बाप दादा कह रहे थे मुगल आए राज करे चले गए, नहीं गए कहीं, यही छोड़ गए सब। किसके लिए छोड़े थे? ताकि हम उस जमीन का उपयोग हमारे लिए कुछ कर पाते हैं। ठीक है, अब एक जुमला चलता है कि अब्दुल पंचर बनाता है, ठीक है, अब्दुल पंचर बनाता है, ये भी जुमला चलता है। तो जो पंचर बनाता है उसे स्किल वर्क कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो स्किल्ड वर्क है। हर आदमी पंचर नहीं बना सकता, है ना, हर आदमी पंचर नहीं बना सकता, हर आदमी टायर का नट नहीं खोल सकता। वो उसके लिए भी क्या लगता है? एक स्किल लगता है, उसे कहते हैं स्किल वर्कर है वो, स्किल। जैसे हम वकील बने, ठीक है, बहुत समय तक पढ़ाई करी, डिग्री ली, फिर वकीलों के पास प्रैक्टिस की, आज खुद के इंडिपेंडेंट है, उसी तरह वो पंचर भी अब्दुल पंचर बनाता है। अगर अब्दुल पंचर नहीं बनाता तो क्या होता? गाड़ियां नहीं चलती। और ये भी हमें किसने सिखाया? बीजेपी ने सिखाया कि अब्दुल पंचर बनाता है, भैया कितना बड़ा काम करता है वो, है ना। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए पहले बीजेपी पार्टी के लिए। देखो हमें एजुकेट कर रही है, अगर हमने अभी भी नहीं समझे, अगर हम अभी भी नहीं समझे इस बात को, तो हमारी आने वाली जनरेशन भी नहीं समझेंगी। नागपुर के अंदर में पिछले 6 महीने से सोहेल भाई के लिए भी जोरदार एक बार तालियां बजाइए, वो सबके लिए बजवाते हैं, फिर मैं कारण बताऊंगी। जब हम सब लोग सोए हुए थे कि क्या होना चाहिए, तब डीबी स्पॉट से हर एक पुलिस स्टेशन में जाके बहुत सारी बातें की, चेंजेस की बातें, रिफॉर्मेशन की बातें की। तो ये पूरे मतलब ऑल ओवर नागपुर के अंदर करे। उस समय यहाँ पे जो कमिश्नर थे वो एक ड्रग्स के लिए टेंडर करके एक कैंपेनिंग चला रहे थे कि जो भी ड्रग्स वाले उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, नकेल कसा जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, एक 15 साल का बच्चा, हमारे यहाँ पे आप आमतौर पे देखते हो, देखो मैं वकील हूँ, मैं बातें तथ्यों से करूंगी, जो हमारे मैटर हमारे ऑफिस में आते हैं उनका डेटा स्टडी करके करूंगी। हमारे यहाँ पे तलाकों के मामले बहुत बढ़ गए, वरना हमारे बाप की तो हमारी अम्मा से शादी हुई और वो अब तक चली आ रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अचानक से क्या हो गया? तलाकों के सिलसिले बढ़ गए। तलाकों के सिलसिले में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा 80% जो है ये नशा है। एक आदमी जो 15 साल की उम्र से नशा कर रहा है, 20-22 साल में जाके उसकी शादी होगी, तो उसका जो लाइफ होगा, शादीशुदा जो जिंदगी होगी, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगी। अब उसको नशा करना, इसीलिए वो रात भर घर से गोल रहेगा। जब उसका नशा वशा सब होगा वो घर पर आएगा। तो ये जो शादी के जो सिस्टम है ये चलेंगे कैसे? ये शादी के सिस्टम चलेंगे कैसे? और उसपे भी सास ने कहा कि तुझे एडजस्ट करना है, तो फिर चलेगा कैसे? तो वो वहां काम करने तो नहीं गई है औरत, वहां वो काम करने नहीं गई है। पहली बात, ये नशा हमें किस हद तक ये कर रहा है? एक नशेड़ी अगर किसी के घर के अंदर में है, ये एक नशा, तो हमारे यहाँ पे हम सिर्फ जो वक्फ बोर्ड है उसके तहत में हम कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टियों के लिए काम करेंगे, नशा मुक्ति के लिए काम करना है, और तीसरी चीज हमें सिर्फ एजुकेशन के लिए काम करना है। बस हमारे ये जो 3 एजेंडा है, हमें इसे छोड़ना नहीं है। पहला हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी है। हमें ये जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड काम कर रहा है, हम वक्फ की हिफाजत करनी है। वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसकी हिफाजत करनी है। उसके लिए भी हम डिफरेंट सेशन लेंगे जहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज, नशे के ऊपर हमें काम करना है, और तीसरी चीज हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना है। अब हमें डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं बनाने हैं, हमें क्या बनाने हैं? अब्दुल भी बनाने हैं, स्किल वर्कर भी तैयार करने हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब स्किल वर्कर भी क्या है? एजुकेटेड होता है। स्किल वर्कर भी क्या होता है? एजुकेटेड होता है, लेकिन उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा ये 3 चीज है। आज बड़ी खुशनसीबी की बात है, एक छोटे से प्रोग्राम में एक छोटे से एक मुझ जैसे नाचीज के कहने पर उलमाए कराम आ चुके हैं, आपके नजरों के सामने दिख रहे हैं। अगर यही उलमाए कराम अगर मैदान में बुरा लगेगा तो माफी चाहूंगा, 2 रोटी ज्यादा खा लेना। यही मैं उलमाए कराम अगर आवाज दे दे, अवाम आपके पीछे तैयार है। इसीलिए आपसे मेरे आजिज़ाना मुअद्दबाना गुजारिश है कि नशा मुक्ति, एजुकेशन, वक्त की प्रॉपर्टी पे जोर दीजिए, ना कि मदरसा खोल के अपना नारे तकबीर ये करने से बेहतर है ये कौम की खिदमत कैसे होना चाहिए
वैसा करने का सोचिए। मेरी बात अगर बुरी लग रही होंगी हजरत तो उसमें मैं माजरत कह रहा हूँ। क्यों कि इसमें नागपुर शहर के जय्यद उलमाए करम बैठे हैं, जिसमें मौलाना तफज्जुल साहब खलीफा हुजूर रईस मिल्लत के भी है, और हफीज सदरुद्दीन खलीफा हुजूर शेख इस्लाम मदनी मियाँ जो आज 15वीं सदी के मुजद्दिद हैं, हुजूर शेख इस्लाम मदनी मियाँ, वो सामने पर बैठे हैं। उसके बाद मौलाना हबीब साहब है, हाफिज रईस चनकापुरी है, हाफिज शफीक साहब है, और ये हाफिज अलीमुद्दीन साहब, ये भी आज के दौर के जो मुजद्दिद शेख इस्लाम मदनी मियाँ के खलीफा हैं। ये कारी आकिब साहब बैठे हुए हैं। ये 8-6 साल जरूर हैं, मगर इनकी भी एक ताकत है। और उन्हीं के बीच में हमारे, आपको एक तारुफ करा देना चाहता हूँ कि ये राजू चौहान साहब, ये जो राजू चौहान साहब एक अच्छी शख्सियत है। ये इनको मुतवल्ली विंग जो सूफी संत का विदर्भ का प्रेसिडेंट बनाया गया है इनको। और हमारे बीच में अभी रूहीना सैयद, रूहीना एडवोकेट आधार रूहीना सैयद आई अभी, वो भी इधर आओ। इनको विदर्भ का महिला प्रेसिडेंट बनाया गया है, और महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हमारे कमाल अंसारी साहब बने हैं। और आप लोग को भी जो आपको भी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इंशाल्लाह मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखो अपने को इस तरीके से नहीं लेना है कि वो कौन से मसलक के हैं, कौन से मसलक के हैं, कौन से मसलक के हैं। अपने को अपने मसलक पे अमल का काम करना है, और अपने को अपने तरीके से काम करना है। आज नागपुर शहर की बात कर रहा हूँ मैं। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं नागपुर शहर में, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, राजनीति रोजी सेकते हैं बरसाती मेंढक की तरह, मगर जब कौम की बात आती है पीछे हट जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ हजरत में, आप लोग भी वाकिफ है कि पश्चिम नागपुर में ये गोडेवारा रोड पर कस्टोडियम ऑफ एनिमी की प्रॉपर्टी, जिसको हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के चले गए तो उसको कस्टोडियम ऑफ एनिमी की प्रॉपर्टी कहा जाता है। 10.5 एकड़ की जगह पड़ी हुई है, उसको मोजरी भी करवा के ओके करके पड़े हुए, मगर अपनी कौम माशाअल्लाह, बुरा लगता है जरूर। बड़े बड़े लीडर, हज कमेटी के चेयरमैन नागपुर शहर में, पश्चिम नागपुर में बैठे हैं, और बड़े बड़े चेयरमैन लोग, मगर कौम के लिए कुछ नहीं है, जीरो है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से, उलमाए करम के सामने एक आजिज़ी से मैं एक अर्ज करता हूँ कि थोड़ा सा नशा मुक्ति पर भी अपने मसाजिदों में, मदरसों में बयान दीजिए। क्योंकि नशा मुक्ति, और जैसे एडवोकेट फातिमा पठान ने बताई अभी के वक्फ की प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है, उस मुतालिक से मैं हजरत हाफिज कारी सदरुद्दीन साहब से कहूँगा कि वो 2 मिनट अपने। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, हाजी सोहेल पटेल साहब ने जो कदम उठाया है बहुत प्यारा कदम है। इसके साथ हम और आप जो आज इकट्ठा हुए हैं, इनका साथ देने की ज़रूर है, कांधे से कांधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है। मैंने 2-3 जुमा पहले अपनी मस्जिद में इसी टॉपिक पर बयान किया था कि माशाअल्लाह लोगों तक यह खबर, यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आज के नौजवान नशे की चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नशा के जब वो शौकीन हो जाएंगे, उनको इस बात की, उस नशे की लज्जत जब हो जाएगी, जब उनके पास पैसा नहीं होगा, माँ बाप ध्यान नहीं देंगे, इसलिए फिर वो यहाँ तक के जब उनके पास पैसा नहीं हुआ वो चोरी भी करेंगे, डकैती भी डालेंगे, यहाँ तक कि उनकी हद हो जाएगी कि माँ बाप का गिरेबान भी पकड़ेंगे कि हमको नशा के लिए पैसा दीजिए, हमको नशा के लिए पैसे दीजिए। तो लिहाजा ये सबसे पहली बात तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि हमारा बच्चा कब कहाँ जा रहा है, कैसे लोगों से दोस्ती जारी है उसकी, उस पर भी ध्यान देना माँ बाप की जिम्मेदारी है। सिर्फ सोहेल पटेल की जिम्मेदारी नहीं है, सब लोग इकट्ठा होकर एकजुट होकर अपने को इस प्रोग्राम पर काम करना है। जो इन्होंने बेड़ा उठाया है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमाए, और इसी के जरिए इंशाअल्लाह उम्मत की, कौम की हिफाजत होगी। हबीब साहब जो है वो पलवाड़ी मस्जिद के जिम्मेदार इमाम साहब हैं, तो उनसे भी गुजारिश करूँगा अभी कुछ अपने अल्फाज का है, क्योंकि उलमाए कराम से ही सब कुछ चलता है। उलमाए कराम बोलेंगे कल चाँद दिखना तो कल ही चाँद दिखेगा, परसों चाँद नहीं दिखेगा, इस पर अमल करते हैं, इसलिए उनकी बात सुनना ज़रूरी है। हाजी सोहेल पटेल साहब की दावत पे हम यहाँ हाजिर हुए, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने कौम की सुधार के लिए ये जिम्मेदारी उठाई है, और हम सबकी और कौम के हर फर्द की जो इस लायक है ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अंदर जितनी ताकत है उस ताकत के एतबार से
कौम को राह रास्त पर जो भटके हुए हैं उन्हें राह पर लाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। और मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। हर कौम ये चाहती है कि हम बुलंद रहें, हम हुकूमत करें, हमारी सरपरस्ती में ये सारा माहौल चले, लेकिन चलती उसी की है, रहबरी वही करता है, इख्तिदार पे वही रहता है जो तालीम याफ्ता रहता है, जिसके पास एजुकेशन रहता है। अभी एडवोकेट साहिबा ने आप लोगों के बड़े अच्छे अंदाज में समझाया, मुझे भी उनकी बात जो है कुछ समझ में आई और अच्छा लगा, इसलिए कि आज जो कौम हम पर या जो लोग हम पर राज कर रहे हैं वो जानते हैं कि तालीम क्या है, लेकिन 1400 साल पहले जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो सबसे पहली वही तालीम के ताल्लुक से नाजिल हुई कि इकरा पढ़ो, यानी तालीम कितनी अहमियत है। ये इबादत के ताल्लुक से नाजिल नहीं हुई सबसे पहली आयत, या जो है हज के ताल्लुक से नाजिल नहीं हुई, नमाज के ताल्लुक से नाजिल नहीं हुई, ज़कात के ताल्लुक से नाजिल नहीं हुई, बल्कि अगर सबसे पहले कोई आयत नाजिल हुई, सबसे पहले अल्लाह का कलाम अपने बंदों तक पहुंचा तो वो पढ़ाई के ताल्लुक से पहुंचा, तालीम के ताल्लुक से पहुंचा। तो इससे पता चलता है कि एजुकेशन सबसे अहम चीज है और उसी को हम पीछे छोड़ बैठे हैं। अब अगर हम एजुकेशन हासिल भी कर लें तो हमारे पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम आज ये हाजी सोहेल पटेल साहब जो है सिस्टम में लाने की बात कर रहे हैं, सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, कौम को जो है राह रास्त पर लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे हर जो है तबके में, हर दर्जे में एजुकेशन और उसके साथ साथ सिस्टम अगर हो जाए तो जो है, और ऐसे ही हाजी सोहेल पटेल साहब जैसे कदम उठाए हैं, ऐसे ही हर तबके के लोगों को जो है सिस्टम बनाने की कोशिश करना चाहिए और अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने की बात करना चाहिए। इसलिए कि जब तक हम ज़मीर को लोगों के झंझोड़ेंगे नहीं, जब तक, हमें भी क्या मालूम आज ये प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम में हाजी साहब मिले और उन्होंने कहा नंबर लिया, ताल्लुकात हुए, ताल्लुकात तो पहले से ही हजरत से, लेकिन नंबर उन्होंने मुझसे लिए और मुझे दावत दिए। तो हमको जो है कहने का मतलब ये है कि हमको, इंसान तो इंसान होता है कई बदआमालियों में लोग जो है मुब्तला हो जाते हैं। तो नशा मुक्त के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से अगर पीछे हैं, अगर कोई बदआमालियों में मुब्तला है तो उनको बताने की जरूरत है। जब हम बताएंगे और उस बदआमाली से हम जो है नफरत दिलाएंगे तो खुद ब खुद लोग जो है अपनी बदआमालियों से तौबा करके राह रास्त पर आएंगे। तो हमको सबसे पहली बात, जो पहली आयत नाजिल हुई इकरा, तालीम के ताल्लुक से हमको तालीम पर ध्यान देना है और नशा मुक्ति और भी दूसरे आमाल हैं जिस पे हाजी सोहेल साहब बताएंगे। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत काबिल मुबारकबाद है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी सोहेल पटेल साहब को और ये प्रोग्राम कामयाब रहे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के तले हम बैठे हैं, जो हाजी साहब के सरपरस्ती में हमारे इस्लाम की इज्जतदार ख़वातीन, माँ और बहनें और भाई लोग और भाऊ भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अब जिस तरीके से कि ऑल इंडिया उलमाए दीन बोर्ड जो है, इसमें हमें मस्जिद, मदरसा, खानका, सारी चीज़ों पे हमको फोकस भी देना है। जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महाराष्ट्र के हैं, विदर्भा के हैं, मराठवाड़े के, उस तरीके से। अब जैसे कि हमारे चौहान साहब भी यहाँ पर
तशरीफ रखते हैं और उनके साथ में हाजी सोहेल पटेल साहब भी है और उलमाए दीन भी रोना के स्टेट हैं। तो अब इसी तरीके से मैं मराठी में चंद जुमले बोलना चाहता हूँ की त्या हिशोबानं के उलमाए दीन बोर्ड मध्ये आमचे चव्हाण साहेब आहे हे आमचे हाजी सोहेल पटेल साहेब सांगणं आणि सांगितलेलं आहे त्या हिशोबानं। आता यानंतर आम्ही हिंदू आणि मुसलमान एक जान एक प्लेटफॉर्म पे आकर अगर हम अपने मिशन को काम करते हैं कि जैसे हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अंदर में वहाँ के खानका में वहाँ की दरबार में जो पैसा आता है वो किस तरीके से और किस जगह जाता है, इस पर भी फोकस होना चाहिए ताकि हमारे कौम की गरीब बच्चियों की शादी हम किस तरीके से और कौन से फंड से किया जाए। अगर हमारे कौम की या हमारे समाज की, सभी समाज कोई खराब नहीं है, समाज के कुछ लोग हैं जिसमें बीजेपी खराब नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग कुछ खराब है ना, जैसे हमारे एडवोकेट मैडम साहिबा ने जो कहा है उसी तरीके से कि जो दरगाहें हैं, बड़े बड़े खानकाएं हैं, मदरसे हैं जिसमें आमदनी इनकम होती है, जिनका कोर्ट के अंदर में हिसाब व किताब भी होता है ना, ऑडिट किया जाता है। उसी तरीके से हमको इस चीज पे भी फोकस देना है कि हमारे कौम की बच्चियों की शादी के लिए अगर हमारे कौम के कोई गरीब बच्चे हैं, उनमें अगर कोई उनके माँ बाप बीमार है तो उनके बीमारी के लिए अगर कोई हमारे कौम की बच्ची या बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उनके लिए वहां से हम कुछ फंड खींच कर लेकर आके उसके एजुकेशन के लिए बढ़ाए। और दूसरा मसला ये जो है, जो हमारे बीच में गांजा, चरस, एमडी, परफ्यूम, जो भी सारे जो चीजें हमारे सामने में लाकर रखा गया है और जिस किसी ने भी लाया है तो ये समझिए कि एक ये जो है एक जरासीम है, एक कैंसर है। आज हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे घर में अगर एक शराबी हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे लड़के खत्म हो जाएंगे, हमको किसी से लड़ने की और भिड़ने का समय नहीं है। हमारे घर में अगर एक एमडी खाने वाला बच्चा अगर हो जाए तो ऑटोमेटिक 2 महीने के बाद घर के टीन निकालना चालू कर लेगा, माँ बाप को तो बाद में धक्का बुक्का करेगा, लेकिन पहले तो इस पे भी हमारा ये फोकस। और ये जो हमारे कौम की बेटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमारे तमीना बाजी भी है जो कौम का दर्द रखती है, जो अच्छा वर्कर भी है उनका। उसी तरीके से हमें इस चीज पर भी थोड़ा गौर फिक्र करना है कि जो नशा अभियान का जो सिस्टम कानून चला रहा है और हमको सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल हमको उनको भी बिठाकर और उनके साथ कंधे को कंधा देकर इस चीज पे हमको फोकस देना है। अभी थोड़ी देर पहले कारपोरेशन से मैं जब आया तो 2 हमारी महिला, मुस्लिम महिला, जस्ट पानी चालू हो गया था, बारिश चालू हो गई थी और वो मेरे साथ जो थे चौहान जी, उनको कुछ पूछने लग गए। वो इलेक्शन का एसआईआर का प्रोसीजर, जबकि कारपोरेशन में एसआईआर का प्रोसीजर नहीं होता है। तो मैंने उनको देखा तो वो लड़की को बोला, मैं बोला बेटा क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारा नाम बोले बीएलओ बोल रहे हैं कि कट गया है। बोला ऐसा कैसा कट गया, आपके पास इलेक्शन कार्ड है? इलेक्शन कार्ड लिया। मतलब बीएलओ का नंबर है आपके पास, ठीक है। बीएलओ को उनके सामने से, जबकि मेरी कोई पहचान नहीं है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए महानगर पालिका के अंदर और बीएलओ में एसआईआर की जो प्रोसीजर है उसके अंदर हमारे इस समाज को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके तरफ आप सभी का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर फिर अहमद साहब को फ़ोन लगाया, एसबी अहमद को। मतलब यार अपने मध्य नागपुर के अध्यक्ष है, मध्य नागपुर का प्रकरण है ये, है ना। अपने यहाँ तो अपने एसआईआर के कैंप्स लगाए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग हर अपने मोहल्ले में, गली मोहल्ले में जो बीएलओज है, ठीक है, उनके तरफ से कैंप लगाए। एसआईआर का जो डर है हमारी कौम के इसमें, और जो बर्थ सर्टिफिकेट का जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मैं वहाँ पर बैठा हूँ। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी इसकी। अगर कोई काम नहीं करता, कोई भी अधिकारी, हाजी साहब को मालूम है, ठीक है, मैं वहीं पर ही काम करवा दूँ, ठीक है। उसके बारे में आप ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। परंतु हम चाहते हैं कि इस कौम से ही वो हीरे निकले, वो संघर्ष ये निकले कि ठीक है, हम लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम जो भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, परंतु कौम की कब करेंगे हम लोग सेवा? कौम की सेवा करने के लिए हमारे पास यही नहीं है। हम देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ सब चीज़ें, और आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, परंतु मैं दिल से, यानी नज़र से देखता हूँ कि ये इतनी बड़ी कौम रहने के बाद
ये कौम इतने पीछे क्यों है, डरी क्यों है, सहमी क्यों है, किससे डरती है ये, किससे डर है इसको? ठीक है, इसको डर है, इसने एजुकेशन नहीं ली, इसको सिस्टम ही नहीं मालूम, इसके लोग सिस्टम में ही नहीं है, इसके लोग सिस्टम में ही नहीं है कि ताकि ऐसा कुछ वहां पर दमदार, जैसा भी हमने बोल दिए कि आप बिंदास आ जाना कारपोरेशन में, कलेक्टर ऑफिस में या कोई भी डिपार्टमेंट में, मैं हूं, देख लेता मैं सब, क्यों बोलूंगा? ठीक है, आपको भी लगना चाहिए कि चौहान साहब हमारे बैठे हैं वहां पर। तो ऐसे हमारे कौम के जो लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जो कौम के प्रति समर्पित है, तब जाके कौम आगे बढ़ती है ना। कौम ऐसे आगे नहीं बढ़ती है। 3-3.5% देश पर राज कर रहा है और हम लोग 28%, 30% रहने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ये हमने सोचना चाहिए ना। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, हमारे इसमें भी ताजिया निकलते, निशान निकलते हैं, छड़ी निकलती है, ठीक है, हम लोग बहुत मानते हैं। परंतु मैं उलमा बोर्ड में आ गया, जल के खाक हो गए होंगे, पूरा 99% समाज वन साइड रहेगा कि चौहान साहब कैसे चले गए, आप उधर, आप कैसे चले गए, पर उनको नहीं मालूम कि चौहान साहब क्या करना चाहते। चौहान साहब सब सारे कौम को लेकर ऊपर आना चाहते, सारे कौम के लिए लड़ना चाहते हैं, ठीक है। मैं किसी एक कौम के प्रति बना नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि जो कौम दबी है उस कौम में उनका साथ दूं, ठीक है। मेरे को मालिक ने जो भी शक्तियां दिया है, जो भी पावर दिया है, जो भी एजुकेशन दिया है, वो यहीं छोड़ के जाऊं ना, इन्हीं के लिए दे के जाऊं। मैं क्या लेके जाने वाला हूँ, गाली आती जाने वाला ना, ठीक है। पर वो ये जज्बा हमारे इसमें रहना चाहिए और हमारे उलमा बोर्ड का एक प्रोग्राम जाहिर होना चाहिए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, किस लोगों के लिए करना चाहिए। अपने लोगों के लिए तो कोई भी करता जी, अपने लोगों के लिए कोई भी करता, अपनी जात के लिए, अपने समाज के लिए कोई कुछ भी करता, दो नशा देगा, ये करेगा, बाकी के समाज के लिए करके बताओ, कलेजा लगता है। तो वहां पर हम लोग फेल हो जाएगी शायद। तो हम लोगों ने ऐसा करना चाहिए, इसको ब्रॉड करना चाहिए, इसके रूट ऐसे चेंज करना चाहिए कि दूसरा समाज भी बोलना चाहिए कि नहीं रे, ये अपने लोग हैं। क्या फंड लग रहा, क्या लग रहा है, जगह का प्रॉब्लम है क्या, कोई ये है क्या, तो वो खुद होके समर्पित भाव से हमारी मदद करना चाहिए। वो हमने नजरिया लोगों के जहन में कायम करना चाहिए हमारा वाला। और इंशाअल्लाह कुछ उलमाए करम की जो नियुक्तियां हैं, ये 7 और 8 अगस्त के बीच में, अगले 7 अगस्त में, तो जो हिंदुस्तान के पूरे बड़े बड़े जिम्मेदार लोग आने वाले हैं 10 तारीख तक के, कुछ उलमाए करम, कुछ नागपुर शहर, ये सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। इंशाअल्लाह वो आपको उसका तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि एडवोकेट फातिमा पठान, शहनवाज जो है सामने खड़े हुए, उनके लिए, एडवोकेट रूहीना और तहमीना और कमाल भाई, इन लोग के लिए तहे दिल से दुआ करिए कि अल्लाह ताला ये जावेद भाई के लोग ऐसे काम करते रहे। तो मुझे तो किसी पद की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र एहसान है, मेरे पीरो मुर्शिद का करम है, तमाम वलियों की दुआ है और ये उलमाए करम की निगाह करम रहती है, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं पड़ती है। अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुसूए मा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा ऐ शहे सिमनान गौसे आलमो पीरे खुदा, आलमो पीरे खुदा, तेरे दर पर तेरा मंगता दस्त बस्ता है खड़ा, दस्त बस्ता है खड़ा, लाज रख ले, लाज
आज रख ले मेरे दाता मेरे खाली हाथ का सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए मां सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, परवरदिगार आलम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ये मीटिंग हुई, मौला परवरदिगार आलम इसमें जो भी मकासद व अगराज हैं इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह परवरदिगार आलम हमें अपनी कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। जो रुकावटें मुश्किलात परेशानियां आने वाली हैं या आ रही हैं उन्हें दूर फरमा। जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में और खुसूसी तौर पर हमारे मुल्क में अमन व आमा कायम फरमा, चैन व सुकून की ज़िंदगी में असर फरमा। या अल्लाह परवरदिगार आलम जो बीमार हैं शिफा फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। मौला परवरदिगार आलम जो बे औलाद हैं औलाद सालिहा अता फरमा। या अल्लाह जिनकी औलादें हैं उनके इल्म में, उम्र में, रिस्क में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जो कौम की खिदमत कर रहे हैं मौला परवरदिगार आलम उन्हें उरूज व तरक्की अता फरमा। उनको हासिदीन के हसद से, जालिमों के जुल्म से, शयातीन के शर से हिफाजत फरमा। मौला उनको तरक्की अता फरमा। मौला उनके मददगार पैदा फरमा, मददगार पैदा फरमा। या आलमीन परवरदिगार आलम सेहत व सलामती अता फरमा। मौला परवरदिगार आलम फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अन्त।